हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो यही बनेगा कि औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध क्या है। तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग जान चुके हैं, औसत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है। तो इनके संबंध को हम डायग्राम और जो हमारी तालिका है उससे हम डायरेक्ट समझते हैं। तो यहाँ पर पहले एक तालिका दी गई है, उत्पादन, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो कुल लागत जो होती है उसी से हम औसत लागत और सीमांत लागत का पता करेंगे। ठीक है, तो उत्पादन 0 से लेके 8 तक, उसके बाद कुल लागत दी गई है, औसत लागत और सीमांत लागत। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है। और इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, AC इज इक्वल टू TC बटे क्यू। ठीक है ना, यही ना औसत का कि भाई एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कुल लागत, टोटल कॉस्ट बटे में उत्पादन क्यू। और सीमांत का क्या है, MC इज इक्वल टू TCN माइनस में TCN-1 के सीमांत लागत बराबर है कुल लागत N आइटम की कुल लागत माइनस में N यानी कि उससे पहले वाली आइटम की या इकाई की कुल लागत। ठीक है, या हम इसका दूसरा भी क्या है, वो क्या है, डेल्टा TC बटे में डेल्टा क्यू, कि भाई जो कुल लागत में परिवर्तन आ रहा है और वो कुल लागत में जो परिवर्तन है वो किसके कारण आ रहा है, वो आ रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के कारण। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं इस तालिका से। कुल लागत दी हुई है 10, 20, 28, 34, 38, 42, 48, 56 और 72। औसत लागत कैसे निकाली हमने, पहले हमने लिया TC बटे क्यू। अब TC कितनी है, 10 बटे क्यू कितनी है, 0। तो जब हम किसी मात्रा को यानी कि 10 भाग 0 करेंगे, तो जब किसी मात्रा को हम 0 से भाग करते हैं तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो वो क्या है, अनंत। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है अनंत, कि यानी कि ये हमारे अनुमान से बाहर है। दूसरा TC कितनी है, 20 बटे में 1 20, 28 भाग 2 14, 34 भाग 3 11.3, 38 भाग 4। इस प्रकार से हमने क्या किया, TC बटे क्यू किया, तो हमारे पास क्या आ गया, औसत। यानी कि औसत किससे अनुमान लगाया हमने, कुल लागत से। इसी प्रकार हम MC के उसमें देखते हैं, MC इज इक्वल टू TCN माइनस में TCN-1 या डेल्टा TC बटे डेल्टा क्यू। तो यहां पर हमने देखा TCN कितनी है, 0 आइटम की 10 है, लेकिन 0 से पीछे तो कुछ नहीं हो सकती। अब माइनस उत्पादन माइनस क्यू का मतलब तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए हम TCN-1 में नहीं जा सकते। ठीक है ना, अगले वाले पे आते हैं हम, TCN क्या है, 1 की कितनी है, 20, और TCN-0 यानी कि 0 वाले की कितनी है, 10। तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10। ठीक है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही फिर अगले वाले पे जाते हैं। ठीक है, TCN का मतलब क्या है, 2,
तो 2 की टीसी कितनी है, कुल लागत कितनी है 28 सॉरी, और उससे पहले वाली इकाई की यानी कि टीसी n-1 उसकी कितनी है 20, तो 28 - 20 कितना आ गया 8। ऐसे ही तीसरे वाली की क्या है टीसी n, यहाँ 3 रखते हैं n की जगह हम, यानी टीसी n क्या रख दिया 3 माइनस में टीसी n-1 का मतलब क्या है 3 - 1 = 2, तो टीसी 3 की कितनी है 34 माइनस टीसी n-1 की यानी कि 2 की कितनी है 28, तो 34 - 28 कितना आ गया 6, तो ये 6 आ गया। तो इसी प्रकार हम अगले वाली पे चलेंगे, टीसी n यानी कि फोर्थ, टीसी n का मतलब फोर्थ और टीसी n-1 का कितना आ गया 3, ठीक है ना। 4 की कितनी है 38, 3 की कितनी है यानी 3 तक की कितनी है टोटल 34, तो 38 - 34 कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से हम एमसी का जो अनुमान लगा रहे हैं वो टीसी से लगा रहे हैं कि उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन आने से कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है वो हमारी सीमांत है। तो पहला संबंध इन दोनों में क्या है कि इन दोनों का जो अनुमान है वो कुल लागत से लगाया जाता है। दूसरा है औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। अब तालिका में देखते हैं पहले, औसत लागत अनंत से कम होकर 20, फिर 14, फिर 11.3, 9.5, 8.4, 8 यानी कि पहले ये कम हो रही है। औसत लागत शुरुआती दौर में कम होकर फिर न्यूनतम पर पहुंचकर बढ़ना स्टार्ट हो रही है, 8 पर पहुंचकर फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही जब ये कम हो रही है तो क्या देखते हैं हम कि सीमांत लागत भी कम हो रही है। यही कह रहे हैं ना कि औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। तो औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत भी देखो लगातार घट रही है, 10, 8, 6, 4, 4, ठीक है। तो यहां पर जाकर ये अपनी न्यूनतम हो रही है। लेकिन अगर हम देखें इसका जो न्यूनतम बिंदु है औसत का वो 8 पर जाके आ रहा है, इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसका न्यूनतम बिंदु कौन सी इकाई पे आया 5th पे, और इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो किस पे आया 6th पे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें गिरावट है एमसी में वो ज्यादा है और एसी में जो गिरावट है वो कम है, ठीक है। इसीलिए एमसी वक्र नीचे है और ज्यादा तीखा है और ये एसी वक्र इसके ऊपर है जो चपटा है। तो यानी कि ये कम गिरावट को दिखा रहा है एसी वक्र और एमसी वक्र ज्यादा गिरावट को दर्शा रहा है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको पहले बताया कि अभी जो एमसी है वो तो एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन आने से, तो वो तो सीधा एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन आने से जो परिवर्तन आ रहा है उसको दिखा रहा है, तो इसलिए ये परिवर्तन ज्यादा दिखाई देगा। कम होगा वो भी ज्यादा होगा और ज्यादा बढ़ेगा वो भी ज्यादा। लेकिन औसत में क्या है वो जो परिवर्तन है वो इकाइयों में बढ़ जाता है, इसलिए औसत में जो परिवर्तन नजर आता है वो धीरे धीरे परिवर्तन नजर आएगा। अगर ये कम हो रही है तो वो भी धीरे धीरे कम होगी और जब ये बढ़ेगी तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। इसीलिए एसी वक्र से पहले एमसी वक्र का न्यूनतम बिंदु आ जाता है, क्योंकि एमसी में जो गिरावट है वो एसी के मुकाबले ज्यादा है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। अब देखते हैं, यहां से औसत लागत बढ़ना स्टार्ट होती है 8 से 9, ठीक है। तो उससे यहां से सीमांत लागत भी बढ़ रही है, पहले 6 थी, फिर 4 से 6 हुई, 6 से 8, 8 से 16, ठीक है। यहां पर ये 8 से 9, तो यानी कि औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी बढ़ रही है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन आने से परिवर्तन को दर्शाती है, तो वो एक जो अतिरिक्त इकाई है उसमें परिवर्तन सीधा नजर आता है, ज्यादा नजर आता है। लेकिन औसत में क्या है वो जो परिवर्तन है वो बढ़ जाता है इकाइयों के बीच में, तो उसमें जो परिवर्तन है वो धीरे आएगा। तो औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत बढ़ती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो बढ़ोतरी होती है सीमांत लागत में वो औसत लागत के मुकाबले ज्यादा होती है। तो अब यहां पर अगर हम देखें एमसी वक्र इससे ऊपर है एसी वक्र से,
तो ये बढ़ोतरी, ज़्यादा बढ़ोतरी को दर्शा रहा है, इसका जो स्लोप है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तीखा है, ये थोड़ा इससे कम है, चपटा है थोड़ा, तो MC में बढ़ोतरी उससे ज़्यादा है। तो औसत के घटने पर वो घटेगी तो वो गिरावट भी AC से ज़्यादा होगी MC में, और जो वो बढ़ना स्टार्ट होगी तो बढ़ोतरी भी AC से ज़्यादा होगी MC में। चौथा पॉइंट हमारा है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना है जब भी आप अपना डायग्राम बनाएंगे। AC वक्र के हमेशा न्यूनतम बिंदु पर काटेगी MC। अब यहाँ पर देखिए आप, MC वक्र का न्यूनतम बिंदु यहाँ पे है, AC वक्र का न्यूनतम बिंदु यहाँ पे है, तो MC वक्र का न्यूनतम बिंदु पहले आ चुका है। जब MC वक्र का न्यूनतम बिंदु AC से पहले आ चुका है, औसत से पहले आ चुका है। अगर आप देखें औसत लागत गिर रही है तो सीमांत लागत भी गिर रही है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से तेज गति से गिर रही है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तेज गति से गिर रही है और उसका न्यूनतम बिंदु पहले पहुंच जाता है। औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु बाद में आता है। और यहाँ से जब AC बढ़ रही है तो MC भी बढ़ रही है, लेकिन MC में जो बढ़ोतरी है वो AC के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस डायग्राम से भी आप इस सारे को समझ सकते हो। तो वो हमेशा उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगी। जैसे हमने AP और MP किया था, यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे हमने AP और MP किया था। ये हमारा MP था और ये हमारा AP था, AP MP। तो AP देखो, MP का न्यूनतम जो अधिकतम बिंदु है, MP का मार्जिनल प्रोडक्ट का अधिकतम बिंदु पहले आता है। यहाँ पर आप देखें MC का न्यूनतम बिंदु पहले आता है। ऐसे ही AP का जो अधिकतम बिंदु है वो बाद में आता है। ऐसे ही AC का न्यूनतम बिंदु MC से बाद में आता है। यहाँ पे अगर आप देखें MP वक्र AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। यहाँ पर अगर आप देखें MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो आप इससे भी इसको कोरिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इसको सभी को एक उसमें डायग्राम मिला के देखते हैं कि क्या संबंध है। आउटपुट कॉस्ट हमने दिखाया है एज इट इज। अब ये हमारा MC वक्र हमने बनाया, MC वक्र बना दिया। ये ABC है, ये AC है और ये AFC है। AFC यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर याद नहीं करोगे तो डायग्राम में फिर आप अगर हिंदी में लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा वो होच पोच हो जाएगा। आप इसको MC, AC, ABC लिखिए और नीचे आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे भी आपका ABC क्या है, AC क्या है, MC क्या है, AFC क्या है। तो ये हमने MC वक्र बना दिया। तो इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो पहले आ चुका होगा ऑब्वियसली। तो इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो इससे पहले आ चुका है AC से, MC वक्र का। अब MC वक्र ऊपर की जब और उठ रहा है तो वो ABC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो ABC वक्र हो और चाहे वो AC वक्र हो, MC हमेशा उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटेगा। तो ये ABC वक्र ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही AC वक्र हमारा पहले नीचे गिर रहा है, वही U प्रकार का न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है और फिर ऊपर उठने शुरू होता है। तो यहां पर भी MC वक्र AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, ये है AFC वक्र, जो लगातार शुरू से ही गिर रहा है। हमने देखा था ना, ये जब पीछे किया था, जब औसत हमने की थी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने इसको बोला था कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर गुणनफल जो है वो समान रहता है। तो AFC वक्र लगातार गिर रहा है। तो अब आप यहाँ इसका फर्क क्या पड़ेगा, जब हमने कहा था AC इज इक्वल टू AFC प्लस में ABC, ये हमने किया था, ठीक है ना।
तो जब AFC लगातार कम होता चला जाएगा तो AC में AVC के घटक बढ़ जाएंगे, यानी कि AC में जो प्रभाव आएगा ज्यादा वो किसका आएगा, AVC का, क्योंकि AFC तो नेग्लिजिबल होता चला जाएगा बहुत कम होता चला जाएगा। तो AC इसी का रिफ्लेक्शन होगा ज्यादा, किसका, AVC का, परिवर्तनशील लागत का। ये सारी बात हम अल्पकाल की कर रहे हैं, ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि परिवर्तनशील और जो स्थिर लागतों का अंतर है वो सिर्फ अल्पकाल में होता है, दीर्घकाल में सभी कौन सी होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, स्थिर लागतें नहीं होती। तो ये सारा हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं। जब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो अल्पकाल की बात है। तो यहाँ पर AVC का प्रभाव इसमें AC में बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए क्या है, यहाँ पर देखिए आप AC वक्र और AVC में अंतर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि शुरू में AFC का जो घटक है वो भी है AC में ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे AFC कम होता चला जा रहा है तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, AVC के बीच में और AC के बीच में जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, कम होता ऐसे ये मिलते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन ये कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ रहेगा। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो ये मिलते हुए प्रतीत तो होंगे लेकिन कभी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि AFC हमारा कभी जीरो नहीं होता। तो यहां से आप देख सकते हैं कि शुरू में AC वक्र में और AVC वक्र में ज्यादा अंतर है, लेकिन जैसे जैसे AFC कम होता चला जा रहा है तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी कम होता चला जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, क्योंकि AFC जीरो नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा इन दोनों के बीच में संबंध का टॉपिक भी खत्म होता है। इसके बाद हमारा है समय तत्व और जो लागत है उसकी मतलब क्या है, ठीक है। एक हमारा जो इसमें टॉपिक था समय तत्व और लागत पर उसका क्या प्रभाव होता है, तो 3 समय तत्व हम मान सकते हैं, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो उसका लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, किसी वस्तु के उत्पादन तथा उसकी लागत पर क्या प्रभाव है। पहला है अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड। अति अल्पकाल का बाजार, अति अल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। यह समय अवधि इतनी कम होती है कि उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता। तो यानी कि हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं रहता कि वस्तु की उत्पादन लागत प्राप्त कर पाता है या नहीं कर पाता, यानी उत्पादक को वस्तु की लागत मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके ऊपर उसका कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता, महत्व नहीं रहता। क्यों महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो उत्पादक अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं कर सकता, अति अल्पकाल है, ठीक है। जब वो परिवर्तन ही नहीं कर पाएगा तो जो उसको लागत मिल रही है या नहीं मिल रही उसका कोई महत्व बात का नहीं रहता। दूसरा अल्पकाल। अब शॉर्ट पीरियड हमने देखा था, अल्पकाल क्या है कि कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधन परिवर्तनशील हैं, तो इसमें वो परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके उनको बढ़ाकर वो उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसलिए इसमें वो उत्पादन तभी करेगा जब उसको परिवर्तनशील लागत अवश्य मिले। अगर वो परिवर्तनशील लागत भी नहीं निकाल पा रहा अपने मजदूरों की, यानी कि वो लागत भी नहीं निकाल पा रहा, तो वो अपना व्यवसाय बंद कर देगा, उत्पादन को बंद कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर महत्व है, किसका महत्व है अल्पकाल में, परिवर्तनशील लागत का। और तीसरा है दीर्घकाल, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, तो इसलिए सारी की सारी क्या हो जाती है, जो सारी की सारी लागत है वो परिवर्तनशील हो जाती है। तो वह अवधि है जिसमें पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, यानी कि उसको कम या अधिक किया जा सकता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी छोड़ सकती हैं, अतएव उन्हें कुल लागत अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि कुल लागत क्या है इस टाइम, सारी की सारी परिवर्तनशील है। तो अल्पकाल में भी हम देख चुके हैं कि परिवर्तनशील लागत उसको अवश्य मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर उसको परिवर्तन जो लागत है
जो कुल लागत है वो अगर उसको मिलेगी तो ही वो अपना जो उत्पादन है वो जारी रखेगा, नहीं तो वो उत्पादन को बंद कर देगा। दीर्घकाल को सामान्य काल भी कहा जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र में समानता तथा असमानता स्पष्ट करें। अथवा अल्पकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत दोनों ही यू आकार की होती हैं तथा उनमें भेद कैसा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, ये डायग्राम आपको नहीं करवाया गया था। जो अल्पकाल होता है वो इस प्रकार का होता है, यू आकार का होता है, लेकिन जो दीर्घकाल होता है वो भी यू आकार का होता है, लेकिन वो अधिक चपटा होता है। ठीक है, अब वो चपटा क्यों होता है? क्योंकि बहुत से अल्पकालीन जो औसत लागत है, ठीक है, वो उन औसत लागतों से, छोटे जो अल्पकालीन औसत लागत है उनके जोड़ से जो दीर्घकालीन है वो औसत लागत वक्र बनता है। तो यू आकार का होता है दोनों। ठीक है, ऐसे ही सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का है। ठीक है, मान लो इस प्रकार से है, तो वो भी दीर्घकालीन, यहाँ पर ऐसे दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी चपटा होगा, क्योंकि वो भी अल्पकालीन, बहुत से अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों से बना है। समझ में आ गई ये बात? आपको डायग्राम यहाँ पे करवा दिया, इसमें मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर नहीं दिया है। तो अब समानता क्या है? अल्पकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्रों की भांति दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र भी यू आकार के होते हैं। मान लो कल को क्वेश्चन आ भी जाए तो आप सिर्फ इससे भी बना सकते हैं कि ये अधिक चपटे होते हैं दीर्घकालीन और ये थोड़े कम चपटे होते हैं अल्पकालीन। ठीक है, दूसरा यह एक अन्य समानता यह भी है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो हमने जैसे अल्पकाल में किया था कि जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है, तो दीर्घकाल में भी ऐसा ही है कि जो सीमांत लागत वक्र है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उसको काटेगी। असमानता क्या है? असमानता है कि दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों से अधिक चपटे होते हैं। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल के दौरान एक फर्म कई नए प्लांट लगा सकती है या उत्पादन को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदल सकती है, जबकि अल्पकाल में ऐसा करना संभव नहीं है। दूसरा, अल्पकाल, जहां अल्पकाल में यू आकार साधन के बढ़ते समान तथा घटते प्रतिफलों के होते हैं, साधन के, ठीक है ना, यानी कि अल्पकाल में तो साधन की ही बात होती है, वहाँ दीर्घकाल में यू आकार पैमाने के, अब दीर्घकाल में सीधी सी बात है कि पैमाने की बात होती है, पैमाने के बढ़ते समान तथा घटते प्रतिफलों के कारण होता है। यानी कि अल्पकाल में जो यू आकार होगा वो कारक के प्रतिफल के कारण होगा और दीर्घकाल में जो यू आकार होगा सीमांत और औसत लागत वक्रों का, वो किसके कारण होगा? पैमाने के प्रतिफलों के कारण। एक क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंदी लागतों तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर तालिका तथा रेखा चित्रों की सहायता से स्पष्ट करें। जो भी बड़ा प्रश्न हो, अगर उसमें उसने ये भी ना लिख रखा हो कि रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करें, तब भी आपको वहाँ पर रेखा चित्र बनाना है। कोशिश करनी है कि वहाँ कोई ना कोई रेखा चित्र और तालिका बनाई जाए, क्योंकि 6 नंबर के प्रश्न में आपको नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब आप इस प्रकार से बनाओगे क्वेश्चन को। अगर वहाँ तुम सोचते हो कि भाई उसने तो नहीं पूछा जी, तो हम तो नहीं लिखेंगे, तो उसने नहीं पूछा उसके बावजूद भी आपको लिखना है। बंदी, अचल और पूरक लागतें और परिवर्तनशील और चल और मुख्य लागतें। तो बंदी लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन होता है। बंदी में उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, लागतें क्या रहती हैं? स्थिर। लेकिन परिवर्तनशील में क्या है? उत्पादन शून्य होने पर ये लागतें शून्य होती हैं और उत्पादन बढ़ने पर ये लागतें बढ़ती हैं तथा कम होने पर कम होती हैं। तो यानी कि जैसे जैसे उत्पादन होगा ऐसे ऐसे इसमें परिवर्तन होगा। तीसरा, यह लागतें केवल अल्पकाल से संबंधित है और ये लागतें
अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों से संबंधित हैं। अल्पकाल में तो परिवर्तनशील और बंदी लागतों में परिवर्तन होता है, अलग अलग होती हैं ये, लेकिन दीर्घकाल में तो सभी की सभी जो लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील हो जाती हैं, वहाँ पर स्थिर लागत का कोई भी जो धारणा है वो नहीं रहती। चौथा, यह अप्रत्यक्ष या पूरक लागतें होती हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर निर्भर नहीं करती। और ये परिवर्तनशील, यह प्रत्यक्ष या मुख्य लागतें होती हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती हैं? उत्पादन पर, उत्पादन के स्तर पर। अब इनका उदाहरण क्या है? किराया, भाई जो आपको किराया देना है आप उसमें कोई काम करें ना करें वो दुकान का किराया तो देना पड़ेगा। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, यानी कि आपने मान लो कोई चौकीदार रखा हुआ है, अब आप काम करें ना करें वो चौकीदार तो वहाँ पे रहेगा। लाइसेंस आपने ले लिया, अब लाइसेंस ले लिया, आप काम करो ना करो लाइसेंस फीस तो आपने दे दी। प्लांट तथा मशीन की लागत, बिजली का न्यूनतम व्यय। और इसके उदाहरण क्या है? कच्चे माल की लागत, भाई जब काम करोगे तभी तो कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, काम नहीं करोगे तो कच्चे माल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन और बिजली का व्यय आदि। तालिका, तो इसकी तालिका आप देखिए, वही तालिका यहाँ पे प्रयोग की गई है जो आप पहले कर चुके हैं ताकि इसको याद करना आसान हो जाए। उत्पादन की मात्रा 0 से 6 है, बंदी लागत वही 10 10 10 10, ठीक है। और इसमें क्या है? 1 0 1 2 3 4। परिवर्तनशील लागत, जब उत्पादन 0 है तो ये भी 0 होती है, जब उत्पादन 1 है तो ये 10 है तो ये भी 10 है, और ऐसे ही 18 24 28 32 38, यानी कि ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। तो इसकी उपरोक्त तालिका में ज्ञात होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आने पर बंदी लागतों में कोई परिवर्तन नहीं है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर लागत कितनी है? 10। और इस तालिका से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ रही हैं। जब उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। इसके विपरीत जब उत्पादन बढ़कर 1 हो गया तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़कर 10 हो गई। जब उत्पादन बढ़कर 6 हो गया तो परिवर्तनशील लागतें बढ़कर 38 हो गई। ये इन दोनों तालिकाओं की व्याख्या है। आपको कोशिश करना है जब भी कोई अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आमने सामने उनकी तुलना की जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर के लिए आसान रहता है उसको समझना, और जो चीज़ एग्जामिनर के लिए आसान रहेगी उसमें आपको नंबर हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती कि पहले आपने एक को एक्सप्लेन कर दिया फिर दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया। बेहतर होगा आप इस प्रकार से लिखें। चित्र, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का चित्र OX के समानांतर, ये आप कर चुके हैं। इसकी वो क्या है एक्सप्लेनेशन कि OX के समानांतर है, ये इससे प्रकट होता है कि स्थिर लागतें, जो लागत है वो स्थिर रहती है और 10 रहेगी ये, ठीक है। और ये आप कर चुके हैं परिवर्तनशील का कि जो नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है। OX ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि जब उत्पादन 0 होगा तो परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो आपके बचे हैं वो बचे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। धन्यवाद। और इसकी जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।